सुश्री कुमुदिनी साव। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोड टू राष्ट्रपति भवन के एक नए एपिसोड में, जहां हम नेशनल एनएसएस अवॉर्डीज की एक्सेप्शनल सेल्फलेस सर्विस एंड कंपैशनेट लीडरशिप की स्पिरिट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि द सोशल पर्पस हमारे देश के उन कंपैशनेट लीडर्स की कहानियां लेकर आ रहा है जो हमारे देश को और बेहतर बनाने में अमूल्यवान योगदान दे रहे हैं। हमारा मानना है कि एज ए कम्युनिटी वी नीड टू बी मोर काइंड टू आवरसेल्व्स, आवर नेचर एंड आवर एनिमल्स। अगर आप भी हमारे मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड स्प्रेड द वेव ऑफ काइंडनेस एंड लीडरशिप विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज के एपिसोड में हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रही हैं जो श्री शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस भिलाई छत्तीसगढ़ की छात्रा हैं और हाल ही में अपने एक्सेप्शनल वॉलंटियरिंग सर्विसेज के लिए ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से राष्ट्रीय एनएसएस पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं, श्री कुमुदनी साहू जी। वेरी वार्म वेलकम कुमुदनी जी, आपका आज के इस एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। और सेशन को स्टार्ट करते हुए कुमुदनी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे दर्शकों को ब्रीफ में अपने बारे में कुछ बताएं। जी जरूर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू जो आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमको दिया कि हम लोगों से कनेक्ट हो सके। मेरा नाम कुमुदिनी साव है, मैं ग्राम भोजपुरी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूँ। पहले मैंने एनएसएस एसएसटीसी सीएसवीटीयू की वॉलंटियर रही हूँ और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रही हूँ। दैट्स ग्रेट कुमुदनी। सो आज के सेशन का हम स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन का जो हमारा पहला सेगमेंट है और उस सेगमेंट का नाम है रोड टू राष्ट्रपति भवन। तो जिसमें हम आपकी इस जर्नी को देखेंगे, कैसे आपने एनएसएस की जर्नी की शुरुआत की और राष्ट्रपति भवन तक आप पहुंचे, राष्ट्रपति से राष्ट्रपति पुरस्कार लिया आपने। तो सबसे पहला प्रश्न कि आपके मन में वो क्या भावनाएं थी जब आप पहली बार राष्ट्रपति भवन गए और राष्ट्रपति के सामने पुरस्कार लेने के लिए खड़े थे, तो आपके मन में क्या चल रहा था? जी, मतलब उस टाइम जो भावनाएं चल रही थी उसको मैं शायद लफ्ज नहीं मिल रहे बयां करने के लिए। मतलब कि हर किसी का सपना होता है कि वो राष्ट्रपति भवन मतलब जाए, एक बार देखें। और हम ऐसी जगह जाकर गए हैं जहाँ पे नॉर्मल जाने नहीं मिलता और हमारे देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति मैम जी से मिलने का मौका मिला। जी, उस समय जब हम अवार्ड ले रहे थे तब बैठे हुए थे, उस टाइम तो यकीन नहीं हो रहा था कि हमको अवार्ड मिल रहा है। उस टाइम तक यकीन नहीं हो रहा था कि हमको अवार्ड मिल रहा है। जब प्रेसिडेंट मैम एंटर करी, वो आई, जब हम लोगों ने सामने देखा तो लगा हाँ, हमें अवार्ड मिल रहा है। हमारी सबकी मेहनत, जो इतने लोगों ने हमारे पीछे काम किया, हमारे साथ काम किया और हमको गाइड किया, उन सबकी मेहनत अब सफल हो गई। वो एक मूवमेंट पे लगा। लेकिन उसके साथ साथ दिमाग में एक और थॉट आया कि अब तो देश के लिए, समाज के लिए जिम्मेदारी और बढ़ गई है, अब तो और कुछ ज्यादा ही करना है। ये मेरे थॉट दिमाग में आ रहे थे। जैसे कि हम देखते हैं कि राष्ट्रपति भवन की जो आपकी यात्रा थी, तो मैं ये जानना चाहूंगा वो पहला पड़ाव कौन सा था, जब आपकी एनएसएस जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, अगर आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकें। जी, ये वाला जो मूवमेंट है वो तो कोई भी बोल नहीं सकता है। जी, मेरा एनएसएस मैं 2018 से मैंने एनएसएस ज्वाइन किया हुआ था, जब से मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी। उस टाइम पे एनएसएस में सबसे ज्यादा चीज जो मुझे अट्रैक्ट करी थी वो थी आरडीसी की प्रैक्टिस। तो अच्छी तरह याद है कि हम सेकेंड ईयर में थे और हमको मतलब इंडक्शन प्रोग्राम में एनएसएस का ब्रीफ दिया जा रहा था कि एनएसएस होता क्या है। तो इसमें 2-3 चीजें मुझे बहुत अट्रैक्ट करी। एक तो था सोशल वर्क, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा था। दूसरा एक था कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो सामने प्रेजेंट कर रहा था उसकी पर्सनालिटी मेरे को बहुत अट्रैक्ट थी। तीसरा सबसे अच्छी चीज मुझे लगी आरडीसी, क्योंकि मैं स्कूल्स में भी स्पोर्ट्स में काफी एक्टिव रही हूँ। तो आरडीसी और वहाँ पे जो दिखा है कि हाँ, राजपथ में चलने का मौका मिलता है इस प्लेटफॉर्म के जरिए, तो मैं उस चीज के लिए एनएसएस से जुड़ी थी कि मुझे हाँ, राष्ट्रपति भवन मतलब राजपथ जाना है, मुझे ये परेड करना है, मेहनत करना है। और मैं मेहनत भी की थी। 2 बार मैंने आरटीसी की प्रैक्टिस की, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। लेकिन उस ड्यूरेशन में एनएसएस से मुझसे जो जुड़ाव हुआ कि हम सब साथ बैठते थे, रेगुलर एक्टिविटीज में एक्टिव रहते थे, हम सब साथ मिलकर सोचते थे कि क्या नया करना है कि अपने यूनिट के लिए, या क्या रेगुलर एक्टिविटीज में क्या लाना है, इनोवेशन। तो वो सोशल वर्क करने का एक नया तरीका मैंने सीखा था। तो उसके साथ साथ आरडीसी के साथ साथ मुझे एनएसएस से कनेक्ट हो गया और मुझे एक नई फैमिली मिली एनएसएस के रूप में। राइट। तो जैसा कि आप शेयर कर रहे हैं कि आपने आरडी और रिपब्लिक डे परेड को माइंड में लेकर के आपने एनएसएस से जुड़ी और धीरे धीरे एनएसएस से जुड़ती चली गई, तो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कर सकते हैं कि जो आपका पहला साल था एनएसएस का, वो कैसे गुजरा? जी, पहला साल एनएसएस में हम ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारे कॉलेज में फर्स्ट ईयर में हम काफी पढ़ाई में थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं। तो जो नॉर्मल एक्टिविटीज थी, हमारी रेगुलर एक्टिविटीज जो एनएसएस में होती है, प्लांटेशन, अवेयरनेस ड्राइव, ये सब एक्टिविटीज हम फर्स्ट ईयर में किया करते थे।
तो फर्स्ट ईयर तो ऐसे ही गया, फिर सेकंड ईयर से हमने कुछ ज़्यादा एक्टिव हुए। राइट। तो जो आपकी जर्नी में आपको कब लगा कि ये आपकी जर्नी एक मोमेंटम पकड़ रही है? क्योंकि कई बार क्या होता है एनएसएस में हम धीरे-धीरे एक टीम फॉर्म करते हैं, फिर वो टीम मिल करके आगे बढ़ती है और कई बार टीम लीडर को एक्सपोज़र मिलता चला जाता है। तो आपको क्या लगता है कि कौन-सा ऐसा मोमेंट था जब आपकी एनएसएस जर्नी को एक मोमेंटम प्राप्त हुआ? मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे लगता है हाँ, ये फर्स्ट ईयर में नहीं, फर्स्ट फेज़ ऑफ लॉकडाउन। फर्स्ट फेज़ और लॉकडाउन में जो लॉकडाउन लगा था तो उस टाइम कोविड स्टार्टिंग फेज़ था, मैं अपने गाँव में थी उस टाइम। उस टाइम देखी कि मेरे पापा खेत जाते थे, तो उसमें बहुत सारे वर्कर्स आते थे। तो मुझे ऐसे न्यूज़ में ये सब देख के लगा कि हाँ, कोविड फैल रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना घर में ही मास्क बनाएँ, क्योंकि उस टाइम हैंडमेड मास्क बहुत चल रहे थे। तो मैंने ज़्यादा नहीं 10-12 मास्क बनाए और अपने खेत के वर्कर्स को बाँटे। तो इस चीज़ के लिए ना मुझे अपने यूनिट से बहुत एप्रिसिएशन मिला कि तुमने बहुत बढ़िया काम किया ये। लेकिन मैंने यहाँ अपने फैमिली के लिए किया था। फिर गाँव में उस टाइम मनरेगा चल रहा था और जहाँ पे ह्यूज गैदरिंग होती थी। तो मैंने सोचा जब मुझे डर है कि मेरी फैमिली को कोविड हो जाएगा, तो यहाँ तो कितने सारे लोगों की फैमिली एक साथ जा रही है। तो मैंने अपने गाँव के सरपंच से डिस्कस किया कि हाँ, मैं हम लोग 4-5 सहेलियाँ मिलके हम लोग डिस्कस किया कि हम बहुत सारे मास्क सिलते हैं, मास्क बनाते हैं और हमको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग बहुत सारे मास्क बनाए, लगभग 350 मास्क हमने सिला। तब तक फिर शासन ने भी मनरेगा बंद करवा दिया ह्यूज गैदरिंग के कारण। लेकिन फिर बोला ये मास्क तो है, अब क्या करें? तो उस टाइम हमने डोर टू डोर कैंपेन चलाया। फिर उस टाइम गाँव में अवेयरनेस भी नहीं होती थी कि कोविड क्या होता था, क्या चीज़ें करनी है उसमें। हम डोर टू डोर अवेयरनेस करके हमने मास्क डिस्ट्रीब्यूशन किया ज़रूरतमंद को फ्री ऑफ कॉस्ट और सबको अवेयर किया। तो मुझे इस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा एप्रिसिएशन मिला अपने यूनिट से, सब जगह से और गाँव वालों से भी। तो मुझे लगा कि हाँ, कि हम कुछ अलग कर सकते हैं। वहाँ से मैंने एक मोमेंटम गेन किया। इसके बाद तो सिलसिला चलता ही गया। फिर कोविड के सेकंड फेज़ में हमने बच्चों को अपना मोहल्ला क्लासेस की तरह पढ़ाना चालू किया। बहुत सारे अवेयरनेस ड्राइव, वैक्सीनेशन ड्राइव में काम किया और एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट होने के नाते हमारी यूनिट ने मिलकर हम लोग हैंड टचलेस सैनिटाइज़र बनाया था। जो हम लोग के स्कूल वगैरह और जो अपना सोशल प्लेस होते हैं, सार्वजनिक जगह होती है, वहाँ हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ऐसा हम सबने मिलकर फिर एकदम एक्टिव फॉर्म ले लिया पूरी यूनिट ने और वहाँ से मेरा काम एकदम मोमेंटम पकड़ा। वेरी कमेंडेबल एफर्ट्स कुमुदनी। सो एज यू सेड कि कोविड के टाइम में जो हम महामारी देखी, उस टाइम पे आप जैसे ही कोविड वॉरियर जो एक टीम खड़ी हुई है, यंग वॉलंटियर्स की जो फोर्स खड़ी हुई, उसने ही इस महामारी को हमारा सामना करने में हमें बहुत मदद की। और जैसा कि आपने शेयर किया कि मोहल्ला क्लासेस, सैनिटेशन ड्राइव्स और आपने शेयर किया मास्क रिलेटेड एक्टिविटीज, सो रियली कमेंडेबल इनिशिएटिव कुमुदनी। सो नेक्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क कि आपने नेशनल और स्टेट लेवल कैंप्स भी एक्सपीरियंस किए होंगे। नेशनल अवार्ड के लिए एक अर्हता मानी जाती है कि आप एटलीस्ट एक स्टेट लेवल कैंप में पार्टिसिपेट करें। तो आपका कैसा एक्सपोजर था? और जो 7 डेज कैंप भी होते हैं, अगर उसके बारे में भी आप बताएं, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? जी, बिल्कुल। मेरा सबसे पहला नेशनल कैंप था, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप हरियाणा, हिसार में जो लगा था। वहाँ मतलब इतना अच्छा एक्सपीरियंस था। तो हम 17 स्टेट्स के वॉलंटियर्स आए हुए थे। अलग-अलग स्टेट से अलग-अलग कल्चर जानने को मिला। वहाँ की भाषा, वहाँ का कल्चर, वहाँ का रहन-सहन और एक साथ वहाँ पे रह के हमने ना एक चीज़ देखी कि जो वो लाइन होती है, अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता। ये लाइन मैंने सामने देखा है कि वहाँ इतने सारे स्टेट के लोग हैं, लेकिन सब एक ही पर्पज़ से एक यूनाइट हैं हम। और अभी भी हमारा ऐसा कॉन्टैक्ट है कि हाँ, अदर स्टेट में हम कुछ होता है तो हमें सीखने मिलता है, हमारे स्टेट में कुछ होता है तो वो सीखते हैं। अभी भी उनसे बहुत अच्छा कॉन्टैक्ट है। तो ये चीज़ मैंने नेशनल कैंप में सीखी, इंटीग्रिटी सीखी, यूनिटी सीखी और अभी भी वो चीज़ चल रही है। दूसरा 7 डे कैंप्स, ये तो एकदम हर वॉलंटियर के लिए यादगार पल होता है, हर साल का 7 डे कैंप। तो हमारे जो 7 डे कैंप, हम लोग जब 7 डे कैंप्स वगैरह जाते थे, तो हर साल हम एक हमारा यूनिट एक अलग-अलग मोटिव लेके जाता है। रेगुलर एक्टिविटीज़ जैसे स्वच्छता, प्लांटेशन, ये सब तो करते ही हैं, लेकिन हर साल एक कुछ यूनिक वर्क करते हैं। तो जब मैं पहले कैंप में गई थी, मेरा जब पहला कैंप था, तो क्या कैंप थे, हम सब लोगों ने डिस्कस किया था, वहाँ जाके क्या करना। तो हम लोगों ने बहुत सारे कंपोजिट पीट बनाए थे, जहाँ पे अलग-अलग गाँव में अलग-अलग जगहों पे बहुत सारे वो कंपोजिट पीट बनाए थे, जहाँ पे वेस्ट खाना वगैरह जो गाँव के लोग थे वो रखते थे, जानवर उसे खाते थे। और स्कूल की वॉल ढह गई थी, जिस स्कूल में हम रुके थे उसका वॉल पूरा ईंटों से बना हुआ था, वो ढह गई थी। तो हम लोगों ने कोशिश किया उसको बनाने की, तो वो आधा ही कर पाए, लेकिन जितना कर पाए बहुत अच्छा था। किचन गार्डन बनाए थे, ये सब काम करते थे। नेक्स्ट ईयर हमने सबसे अच्छा काम, मुझे सबसे अच्छा प्रोजेक्ट लगता है वो, हम लोगों ने वेस्ट मटेरियल प्लास्टिक का यूज करके एक गार्डन बनाया था बच्चों के खेलने के लिए 7 दिन के अंदर। और उसके बाद जो मेरा थर्ड कैंप था, उसको और मोमेंटम देते हुए पूरी यूनिट ने मिलकर हम एक साइंस पार्क बनाए हैं। हमारे यूट्यूब एनएसएसएससी के जो यूट्यूब चैनल है उसमें आप देख भी पाएंगे कि उसमें पूरा हम लोगों ने वेस्ट मटेरियल यूज करके प्लास्टिक बैग्स बनाए,
प्लास्टिक ब्रिक्स, टायर्स ये सब यूज करके हम लोगों ने पूरे साइंस के मॉडल्स बनाए ताकि स्कूल के बच्चे उसे जाके सीख सके। उसमें Sure. जैसे हो गया लंग सिस्टम ये सब। जी। So we will integrate that video link in the description of this video so that our viewers can see that part, the hard. So मेरा क्वेश्चन है कि अगर आप आपको एनएसएस को किसी एक कलर और किसी एक वर्ड में आपको डिस्क्राइब करना हो तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? एनएसएस के लिए एक वर्ड मुझे क्लिक करती है वो है सेवा। उससे और जो एक कलर वो है वाइट, कि वाइट Right. मुझे सादगी और जमीन से जुड़कर रहना सिखाता है। तो हमारे एनएसएस के बैच में भी दिखता है। राइट, रियली इंस्पायरिंग कुमुदनी। सो अगर हम बात करें कि कोई भी जर्नी होती है, कोई भी यात्रा होती है तो उसमें कुछ चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स होते हैं। तो आपने इस यात्रा में, राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने की यात्रा में आपने क्या-क्या चैलेंजेस फेस किए? जी, ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था। ये जो मैं चैलेंजेस बताना चाहूँगी, सबसे पहला चैलेंज मैंने फेस किया है लोगों का माइंडसेट। एक हम इंजीनियरिंग कॉलेज से बिलॉन्ग करते थे, वहाँ टेक्निकल फील्ड के लोग रहते हैं, अलग माइंडसेट के लोग होते हैं। वहाँ सोशल वर्क तो थोड़ा कम होता है बच्चों में माइंडसेट और लोगों में भी। तो जब भी हम कुछ एक्टिविटी करने जाते थे, तो ऐसे बोला जाता था, पीछे से बैक पिचिंग आया जाता था कि कहाँ जा रहे हो, झाड़ू लगाने जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, समोसा खाने जा रहे हो। तो ये सब बैक पिचिंग थी, लेकिन इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन हाँ, कई ऐसे वॉलंटियर्स मैंने देखे हैं जो उनको ये सब सुन के उनको ऐसा लगता था कि हम ये क्या कर रहे हैं, हम ये छोटा काम कर रहे हैं। तो मैं आपका एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपने प्रोवाइड किया है द सोशल पर्पस ने। मैं लोगों को ये बताना चाहूँगी कि हम जो काम करते हैं वो छोटा काम नहीं होता है। और हाँ, हम पूरा सफाई करने भी नहीं जाते हैं, हम लोगों को एक मैसेज देने जाते हैं कि आप जब हम कर सकते हैं काम तो आप क्यों नहीं, आप अपनी जिम्मेदारी समझिए। तो हम लोगों को उनकी जिम्मेदारी समझाने जाते हैं, हम अवेयर करने जाते हैं। तो ये एक हमारा वो होता है, मोटो होता है, जो लोगों को माइंडसेट अभी जो सेट है वो चेंज करने की जरूरत मुझे लगती है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि इससे बहुत सारे जो हमारे वॉलंटियर है वो छोड़ देते हैं काम। दूसरा चैलेंज मैंने फील्ड वर्क के दौरान देखा। एक बार मुझे इंसिडेंट याद है कि हम एक गांव में सर्वे करने गए थे। तो वहाँ सबसे चीज़ होती है कि लोगों को गैदर करना, उनको अपनी बात समझाना उनके वे में। तो वहाँ हमने देखा कि उन लोगों ने पूछा कि आप क्या करने आए हैं, कैसे करने आए हैं। हम लोगों को बताया कि हम कॉलेज से आए हैं, हम स्वच्छता सर्वेक्षण कर रहे हैं, कि आपकी दिक्कत समस्याएं जानने चाह रहे हैं। तो उन लोगों ने पूछा इसका क्या करोगे। तो हमने बोला कि हम कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का, हम गवर्नमेंट तक आपका डाटा पहुंचाएंगे। तो उस गाँव में इतनी दिक्कत थी, मतलब 4-5 घरों के लोग आके हम मतलब ऐसे ग्रुप में गए हुए थे, 2-2 3-3 के ग्रुप में हमको घेर कर वो अपनी समस्याएं बताने लगे, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज बताने लगे। तो वो सिचुएशन आपको डील करना होता है कि आप पैनिक हो रहे हैं या लोगों को कैसे डील कर रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं। तो ये सब चैलेंजेस आपको काम के दौरान दिखती है, लेकिन वो आपको ये चीज सिखाती है कि आप उससे कैसे डील करते हैं। तो मेरा ये जानना है आपसे कि आप पेरेंट्स का रोल क्या देखते हैं, कि आपका पहले तो आपके पेरेंट्स की फीलिंग क्या थी जब आपको ये अवार्ड मिलने वाला था, उन्हें पता चला कि मेरी बेटी को ये अवार्ड मिल रहा है। सो हाउ वाज देयर फीलिंग, और आपको क्या लगता है कि एनएसएस की जर्नी, चाहे कॉलेज में जो एक्टिविटीज करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर रिलेटेड, तो उसमें पेरेंट्स का क्या रोल होता है? जी, सबसे पहले तो एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी कि मैं पढ़ाई के सिलसिले में मैं बाहर रहती हूँ। तो जब रिजल्ट आया तो पहले तो मैंने अपने प्रोग्राम ऑफिसर, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से, प्रोग्राम ऑफिसर मैम ही सबको कॉल किया, सीनियर्स को कॉल किया। फिर नेक्स्ट टाइम मैंने घर पे कॉल किया। उन लोग ऐसे वेट कर रहे थे, ऐसे उनको अंदाजा था कि आसपास आएगा ही, एनएसएस डे के आसपास मिलता है। तो लोग रोज पूछते थे आ गया रिजल्ट, आ गया रिजल्ट। फिर जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मैंने कॉल किया घर पे कि हेलो पापा, मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद पापा 2 मिनट तक पहुंचते हैं, मम्मी भी बहुत ज्यादा खुश थी घर पे, मतलब बड़े पापा, बड़ी मम्मी सब बहुत ज्यादा खुश थे। मतलब ऐसा था कि उनके पास वर्ड्स नहीं थे, वो बस हाँ ठीक है इतना ही बोल पाए। लेकिन उनकी जो फीलिंग थी जब मैं अवार्ड लेकर आई तब मैंने देखी सबकी आंखों में आंसू थे और बहुत ज्यादा खुश थे। तो मैं एक्सपीरियंस बता नहीं सकती कैसा उनका रहा, शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है जी। You can understand. और Yes. दूसरी बात जब आपने पूछी कि उनका क्या रोल होता है, तो ये चीज होती है कि जब आप एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में आप ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो पेरेंट्स के माइंड पे या फैमिली के माइंड पे एक माइंड सेट हो जाता है कि पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, ये वाली चीज। तो अगर आप उनको श्योरिटी दे देंगे कि नहीं मैं एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के साथ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूंगी, तो वो आपके एक बैकबोन की तरह काम करते हैं, जो आपको एकदम आगे पुश करते हैं, मोटिवेट करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार प्री आरटी के लिए जो सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ था, उस टाइम मतलब सेलेक्ट होने के बाद मैं किसी रीजन से नहीं जा पाई थी। तो उस टाइम बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गई थी मैं। तो मेरी दोनों फैमिली, एक मेरी एनएसएस फैमिली और एक मेरी खुद की फैमिली, दोनों मेरे एकदम साथ होके खड़े थे। दोनों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया और ऐसे बैकबोन की तरह काम किया। तो ये रोल पेरेंट्स का होता है और मैं एनएसएस को फैमिली ही बोलती हूँ, तो वो भी मेरे लिए सेम है।
Right. If they will be watching this video, they must be very proud of you that you have overcome all the hurdles and obstacles to reach at this level, that level. So मेरा next question है कि आपकी कोई friend and family member या NSS unit का भी कोई आपका friend हो जिसको आप credit देना चाहें, अगर कि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं back end पे उन्होंने बहुत support provide किया आपको। अभी तक का आपने सबसे मुश्किल क्वेश्चन पूछा है। जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इस लेवल तक कुछ अचीव करते हो तो उसमें किसी एक या दो लोगों का हाथ नहीं होता। इसमें पूरी यूनिट, पूरी फैमिली सबका हाथ होता है। तो एक या दो लोगों का नाम तो मैं नहीं ले पाऊँगी, इसके लिए मैं सबका थैंक यू करना चाहती हूँ यहाँ प्लेटफ़ॉर्म से, जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया। उसमें यूनिट के मेरे सीनियर्स, पास आउट सीनियर्स, सुपर सीनियर्स, मेरे बैचमेट, साथ में मेरे जूनियर्स और मेरे जो लीड करती थी हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मैम, प्रोग्राम ऑफिसर सर, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर सर, सभी का योगदान है। तो मैं ऐसे 2 लोगों का तो डेडिकेट नहीं कर सकती, ये सबकी मेहनत का फल है, ऐसा मैं मानती हूँ। That's very kind of you. So हम आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं कुमुदनी, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि आपके प्रोजेक्ट्स में क्या इम्पैक्ट थे, क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया, कौन कौन से इश्यूज पे आपने काम किया। तो इस सेक्शन का नाम है स्टोरीज ऑफ इम्पैक्ट। तो एक एक करके मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आपसे जवाब की आकांक्षा होगी। सो नेक्स्ट मेरा जो सवाल है आपसे कि कौन कौन से इश्यूज, सोशल इश्यूज एज ए एनएसएस वॉलंटियर आपने एड्रेस किए, कुछ थीम्स अगर आप शेयर करना चाहें ब्रॉडर। जी, मैंने एज अ एनएसएस वॉलंटियर सबसे पहले तो मैंने एजुकेशन के ऊपर डील किया था। मैं स्कूल में जैसे यहाँ पे मोहल्ला क्लासेस के टाइम तो पढ़ाती ही थी, उसके साथ साथ जब मैं पास आउट हो गई उसके बाद भी मैं स्कूल्स में जाके एनएमएससी एक एग्जाम होता है स्कॉलरशिप के लिए, उसके लिए मैं बच्चों को पढ़ाती थी, जिसमें 5 बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है। मैथ सब्जेक्ट लेती थी मैं, ऐसा बच्चों को था। तो मैंने एजुकेशन की फील्ड में काम किया बहुत। मुझे ऐसा लगता था कि हमारे एरिया में, क्योंकि मैं रूरल एरिया से बिलोंग करती हूँ, हमारे एरिया में ऐसा एजुकेशन सिस्टम, उनको कैरियर गाइडेंस नहीं मिल पाता है। तो मैंने थोड़ा बहुत कोशिश किया कि उनको ये कैरियर गाइडेंस मिले, वो थोड़ा स्टेबल हो। दूसरा सर कि हमारी ये यूनिट ने और हमने भी मिलके एक महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया, जिसमें हम स्कूलों में जाकर लड़कियों को 6 से अपनी 18 साल की, 19 साल की जो बच्चियां होती है, उनको पूरा जो सैनिटरी पैड्स वगैरह के यूजेस के बारे में बताना, उनको क्लीनिंग के बारे में बताना। इसके अलावा सर कि हमारी यूनिट ने एक यूनिक काम किया था कि दुर्ग पुलिस रक्षा टीम जो है, हर कैंप्स में जब हम जाते थे तो वहाँ ह्यूज गैदरिंग होती थी कल्चरल प्रोग्राम के टाइम पे, हम सबको बताते थे कि कल्चरल प्रोग्राम है। वहाँ पे ह्यूज गैदरिंग के टाइम पे हम रक्षा टीम दुर्ग पुलिस को इन्वाइट करते थे। वो आके पूरी महिलाओं को सेल्फ डिफेंस, हेल्पलाइन नंबर्स, ये सब की जानकारी देती थी। मतलब छोटे मोटे ट्रिक्स हो गए कि हाँ, मुश्किल सिचुएशन में क्या करना है। तो वो हमारा एक अलग प्रोजेक्ट रहा है महिला सशक्तिकरण का। ये 2 मैं इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट मानती हूँ, जिसमें मैं भी बहुत अच्छे से इन्वॉल्व थी और कई मैंने लीड भी किया। Some impactful projects. You said कि आपने education and women empowerment के section themes पे काम किया. So कुछ कुमुदनी would like to know कि as you have developed a lot, जब आप किसी प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन के लिए काम करते हो तो कई बार आप लगाव डेवलप कर लेते हो या आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी रिसेंटली जब हम द सोशल पर्पस को लेकर के ब्रेनस्टॉर्मिंग डिस्कशंस कर रहे थे, तो ये काम हमारे मन में आया कि एनवायरमेंट आज से डाउन द लाइन 5 से 10 साल, 10 से 20 साल बाद एक बहुत बड़ी समस्या होने वाली है, और अगर हम अभी नहीं जागे तो हम बहुत समस्या में पड़ने वाले हैं आने वाले समय में। तो मैं ये जानना चाहूंगा, इसलिए हम अपना जो फोकस है एनवायरमेंट की ओर भी बढ़ाने वाले हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका कुछ ऐसे इश्यूज जो आपने इंटरेस्ट डेवलप किया जिसको लेकर के आप फ्यूचर में भी काम करना चाहती हैं। जी, जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि मुझे अपने रूरल एरियाज में एजुकेशन की बहुत दिक्कत होती है। इससे एजुकेशन, मेरे समाज में मैंने देखा है कि अभी यूथ जो है हमारा, वो नशा हो गया, गलत काम हो गया, इसमें अभी लिप्त है। और मैंने इसका एक रीजन ढूंढा, प्रॉब्लम फाइंड आउट किया, तो मुझे ये पता चला कि हाँ, वो एजुकेशन तो लेते हैं, 12th के बाद वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें आगे का एक्सपोजर नहीं पता है, उनको स्कॉलरशिप वगैरह के बारे में नहीं पता है, फाइनेंशियली वो कमजोर होते हैं। जनरली गांव में लड़कियों की शादी कर दी जाती है कम उम्र में, 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल में, और बॉयज जो हैं वो उससे अदर गलत कामों में उलझ हो जाते हैं। तो इसका मैंने मेन रीजन ही दिया है एजुकेशन। तो जब मैंने 3 चीजें सोची, शिक्षा, जागरूकता और सशक्तिकरण, ये 3 चीजें मुझे कमी दिखी अपने समाज में और अपने आसपास के एरिया में, तो मैं इससे दूर करना चाहूंगी। वेरी इंस्पायरिंग कुमुदनी। और इंडीड जो हम काउंसलिंग की बात करते हैं हमारे यूथ को लेकर के, उनको शिक्षा का महत्व नहीं पता, वो विजन है बिगर शिक्षा का, वो नहीं समझ पाते हैं। तो इट्स मोर पावर टू यू फॉर योर विजन। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनएसएस में आपकी कोई 4 स्किल्स जो आपने नेशनल सर्विस स्कीम के अपने काम के दौरान 4 कोर स्किल्स जो आपने डेवलप करी। एनएसएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, आपका पूरा पर्सनालिटी डेवलप होता है, आप में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आ सकती है कि आप लोगों को सुन सकते हैं, लोगों के लिए मतलब उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं।
मैंने अपने अंदर जो एक क्वालिटी देखी है एनएसएस में रहते हुए, वो है वर्सेटाइल थिंकिंग। कि एक ही चीज के लिए आप कितने सारे आयाम खोज सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, कि प्रोज कॉन्स ये सब कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्वालिटी मैंने एनएसएस में, मुझे लगता है कि मुझमें ज्यादा डेवलप हुई। दूसरी है अपनी मैनेजमेंट स्किल, कि कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराना है, किसी गेस्ट को बुला के या पूरा प्रोग्राम को, या फिर आपको गैदरिंग करवानी है, तो ये दो स्किल मैंने देखी है अपने में ज्यादा डेवलप होते हुए। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल, या बहुत सारी जो स्किल है तो ऐसे ही डेवलप हो जाती है, आप बता नहीं सकते कि वो तो वर्सेटाइल है कि आप Right. इस प्लेटफॉर्म पे रह के आपको पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। So it shows that NSS serves its purpose by giving you opportunity to serve community. You develop your own personality development skills also. So Yeah. that's really glad to know, Kumudni. अब हम अपने सेशन के लास्ट सेगमेंट में आ गए हैं, जहाँ पे this segment is not message to current NSS volunteers. जिसमें आई विल बी रिक्वेस्टिंग यू कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जो हमारे करंट एनएसएस वॉलंटियर्स हैं उनको कुछ मैसेज देना चाहें, या एनएसएस अवार्ड आपने लिया है तो कुछ लोग ये भी एनएसएस अवार्ड के लिए भी अगले साल के लिए देख रहे होंगे, तो उनको कुछ टिप्स देना चाहेंगे, दैट यू कैन आल्सो शेयर। जी जरूर सर। मुझे आज के हमारे जो 40 लाख एनएसएस वॉलंटियर हैं जो हमसे जुड़े हैं, जो हमारे आसपास के एनएसएस वॉलंटियर्स हैं, उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि मतलब सर मैंने ये भी देखा है कि अपने बहुत सारे स्कूलों में कि एनएसएस का मतलब ही नहीं पता होता है, एनएसएस में होता क्या है। और क्योंकि इसमें ऐसे क्विक इंस्टेंट आपका डेवलपमेंट नहीं दिखता है, आप इसमें रहोगे, इन्वॉल्व रहोगे, तब आपको लॉन्ग टर्म विजन दिखता है। जब आप वहां से हट जाओगे और किसी दूसरे जगह में जाके काम करोगे, तब आपको पता चलता है कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज डेवलप हुई है एनएसएस में रहते रहते। तो इनमें सर मैंने एक प्रॉब्लम देखी है अपने यूथ में, एनएसएस के वॉलंटियर्स में, कि वो बीच में ब्रेक डाउन कर देते हैं। और दूसरी चीज मैंने सर देखी है कि जो हमारे एनएसएस तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देखा है, तो वो कई लोग वो अपॉर्चुनिटीज गेन करने के मकसद से आते हैं कि हाँ हमें सिर्फ अवार्ड चाहिए, या हमें ये मतलब कैंप ही चाहिए। मैंने ये प्रॉब्लम बहुत देखी है। तो मैं उनसे मतलब कहना चाहूंगी कि आप ये सब के पीछे मत भागिए, आप ये सोच के चलिए कि आपका पर्सनालिटी ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। और दूसरी चीज, आप अपनी कंट्री को सर्व कर रहे हैं, आप नया इनोवेटिव लाके अपने समाज को कुछ दे रहे हैं वापस, जो बहुत कम लोग करते हैं। तो आप बस काम करते रहिए, इसमें इन्वॉल्व रहिए, आप खुद ब खुद एनएसएस से जुड़ने लगेंगे। आप एनएसएस को करेंगे नहीं, आप एनएसएस को जिएंगे। तो नए यूथ वॉलंटियर्स जो है उनको मैं यही मैसेज देना चाहूंगी। दूसरा जो अवार्ड के लिए है, हाँ अवार्ड किसी चीज के लिए जरूरी होता है कि वो आपको वर्क को नया आयाम देता है, एकदम एक गेन मोमेंटम देता है कि आप आगे बढ़ सकें, ये आपको एनकरेज करता है कि हाँ कुछ करना है, अच्छा करना है। तो इस चीज के लिए आप अवार्ड वगैरह आपको मिले, ये चीज के लिए बस अवार्ड है कि आपके काम को वो आगे बढ़ाए। बाकी आप जैसे कि आप समाज के लिए काम करिए, अपने डेवलपमेंट के लिए काम करिए, तो आप इसमें अपना ज्यादा फायदा देख पाएंगे। और एनएसएस से जुड़े रहे, ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। और हाँ, इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। जैसे एनसीसी हर कोई जानता है, एनएसएस बहुत कम जानते हैं, तो उसको स्प्रेड करना है। तो नए वॉलंटियर्स को यही कहूंगी कि आप बस जुड़े रहिए, अच्छे से काम करिए। और दूसरा, ये अवार्ड्स के बारे में जो जानकारी है वो अपने एनएसएस को जो साइट है उसमें सारे एक्सपोजर्स दिए होते हैं, सारे रूल रेगुलेशन गाइडेंस पीडीएफ सब दिए होते हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं कि आप क्या क्या चीजें होती है एनएसएस में, कितने कैंप्स होते हैं, क्या क्या एक्सपोजर मिलता है। क्योंकि ये कितना बड़ा मंच है, आपको यहाँ नेशनल से लेकर इंटरनेशनल तक का मंच मिलता है कि आप अपना माइंड ओपन कर सकें। बस जुड़े रहिए, अच्छे से काम करिए। सर अंत में ये एक लाइन बोलना चाहूंगी, मेरे एक परम मित्र के द्वारा लिखी हुई है ये लाइन, यही कर्म है, यही आय है, यही सेवा का पर्याय है। ये हमारा एनएसएस है, तो ये हम अपने एनएसएस के लिए डेडिकेटेड रहिए। क्या बात है, वेरी वेल सेड कुमुदनी। मैं सभी वॉलंटियर्स को ये बोलना चाहूँगा कि द सोशल पर्पस भी, जो आप जैसे सामाजिक सेवा के लिए जो इंटेंशन के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनको सामाजिक सेवा क्षेत्र में क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो अवेलेबल हैं, उसके बारे में भी हम एक करके एपिसोड्स आगे लेकर के आने वाले हैं। तो आप हमारे सोशल पर्पस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कुमुदनी का, जो उन्होंने बहुत अपना इनवैल्यूएबल टाइम दिया है। और मैं आपको हार्दिक बधाई एक बार फिर से देना चाहूँगा। इट्स नॉट एन ईजी टास्क टू गेट नेशनल अवार्ड, जहाँ 40 लाख वॉलंटियर्स में से एक वॉलंटियर होना जिसे राष्ट्रपति से पुरस्कार मिले। मेनी कांग्रेचुलेशंस कुमुदनी, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एनी लास्ट रिमार्क्स यू वुड लाइक टू मेक? थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू। ये जो द सोशल पर्पस आपने प्लेटफॉर्म बनाया है, कि मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे हम नए यूथ से कनेक्ट हो सकते हैं। तो मैं सबसे यही आग्रह करूंगी कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो देखिए, द सोशल पर्पस को फॉलो करें, आपको नए अपडेट मिलते रहेंगे कि आगे क्या जर्नी चल रही है। थैंक यू। Thank you very much, Kumudni. With this, we are closing this session. Thank you.